Good morning. Today my very important lectures. The subject international organization and topic genocide. Genocide means नरसंहार और इसे जनवध भी कहा जाता है. जेनोसाइड जो ये वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है. एक जेनस और दूसरा है सीडी, CIDI. जेनस का मतलब होता है कास्ट और सीडी का मतलब होता है काटना, मारना या नष्ट कर देना. तो अगर इन दोनों शब्दों को मिला दिया जाए तो इसका जेनोसाइड का मीनिंग होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, द ग्रुप ऑफ रिलीजियंस, एक जाति समूह को, एक धार्मिक समूह को मार देना, काट देना, नष्ट कर देना, ये जेनोसाइड या नरसंहार या इसे जनवध कहा जाएगा. इंटरनेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जेनोसाइड शब्द का प्रयोग फर्स्ट टाइम मिस्टर लैम्किन के थ्रू किया गया था. यानी लैम्किन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार जेनोसाइड शब्द का यूज या प्रयोग किया था. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरह से जर्मनी में अगर देखा जाए एक विशेष जाति के प्रति, जेविस के प्रति या यहूदियों ने जो अत्याचार किया था, इसको ध्यान में रखते हुए यूएनओ चार्टर या यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने जेनोसाइड को प्रिवेंट करने के लिए या उस पर रोक लगाने के लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन जिसको कहा जाता है द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जेनोसाइड 1948 में इस पर कन्वेंशन बनाया. और ये जेनोसाइड, ये कन्वेंशन जिसे इंटरनेशनल लेवल पर जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 कहा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है 12 जनवरी 1951 को ये इन्फोर्स हुआ. यानी द कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जेनोसाइड 1948, ये 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया. और ये कन्वेंशन यह अभी समय 12 जनवरी 1951 को यह लागू हुआ. लेकिन फिर भी इसे हम जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 कहा जाएगा. भारत ने इस कन्वेंशन का सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन दोनों कर दिया है. देखिए, दो शब्दों का यूज है, एक सिग्नेचर एंड रेटिफिकेशन यानी हस्ताक्षर और अनुसमर्थन. हस्ताक्षर की डेट कुछ और होती है और रेटिफिकेशन का डेट कुछ और होता है. तो रेटिफिकेशन का मतलब यह होता है कि जब किसी देश के प्रतिनिधि के द्वारा किए गए हस्ताक्षर को किसी संधि पर जब कोई देश का प्रतिनिधि हस्ताक्षर करता है तो वो वैलिड नहीं होता. वो वैलिड तब होता है जब उस प्रतिनिधि के सरकार की गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है उस देश की गवर्नमेंट, जब तक उस हस्ताक्षर का अनुसमर्थन या रेटिफिकेशन नहीं कर देती तब तक उस हस्ताक्षर को वैलिड नहीं माना जाता. तो इस कन्वेंशन यानी कि जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 को 48 के उस पर भारत के प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर किया और इसके बाद भारत सरकार ने उसका रेटिफिकेशन किया और ये भारत पर भी इस कन्वेंशन को जो है लागू किया गया. अब सबसे बड़ी बात यह है कि जेनोसाइड है क्या. वैसे देखा जाए तो जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 आर्टिकल 2 में जेनोसाइड को डिफाइन किया गया है. वैसे फिर भी अगर समान
भाषा में हम जेनोसाइड वर्ड का यूज करें तो उसका मतलब ये होता है कि किसी जाति समूह, किसी धार्मिक समूह, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन, द ग्रुप ऑफ रिलीजियंस को काटना, मारना, नष्ट कर देना, उसका नाश कर देना, ये जो है जेनोसाइड की कैटेगरी या जेनोसाइड की परिभाषा में आता है। दूसरी चीज, अगर जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 आर्टिकल 3 को रीड करें तो 3 में ये कहा गया है कि कौन कौन से एक्ट, यानी कौन कौन से वो कार्य होंगे जिसे जो कि जेनोसाइड की कैटेगरी में आएंगे, यानी कौन कौन से कार्य ऐसे होंगे जिसको जेनोसाइड की परिभाषा में उसको जेनोसाइड का एक्ट ऑफ जेनोसाइड माना जाएगा। इसको बताया गया है जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 आर्टिकल 3 में, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करेगा, क्या है, पहला बताया गया है फर्स्ट जेनोसाइड, यानी एक्ट ऑफ जेनोसाइड करता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति। दूसरा कॉन्स्पिरेसी ऑफ जेनोसाइड, जनवध करने का षड्यंत्र करता है। ये सब आर्टिकल 3 में बताया गया जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 आर्टिकल 3 में। पहला क्या है, एक्ट ऑफ जेनोसाइड, यानी जनवध का कार्य करता है। दूसरा है जनवध करने का षड्यंत्र करता है। तीसरा है जनवध का कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट करने का प्रयास करता है, यानी अटेम्प्ट टू जेनोसाइड, यानी जनवध करने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह प्रयास करता है। और चौथा है जनवध करने का सह-अपराधिता करता है। ये सब क्या होंगे, इन्हें जेनोसाइड का अपराध माना जाएगा। और आर्टिकल 4 में यह बताया गया है, द जेनोसाइड कन्वेंशन आर्टिकल 4 में यह बताया गया है कि जनवध का एक्ट ऑफ जेनोसाइड, जनवध का कार्य या आर्टिकल 3 में दिए गए जो भी एक्ट हैं उनमें से कोई भी कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे वो देश के किसी भी पद पर हो, कोई भी पर्सन हो, किसी भी पद का हो, वो एक्ट ऑफ जेनोसाइड करता है। या आर्टिकल 3 में दिए गए जो 4 एक्ट दिए गए हैं, जो कार्य दिए, उनमें से कोई भी कार्य करता है तो उसे इंटरनेशनल क्राइम माना जाएगा और उसे पनिश किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 को जो जनरल असेंबली के थ्रू या समान महासभा के द्वारा जो इसे बनाया गया है, खास करके जेनोसाइड को इंटरनेशनल लेवल पर प्रिवेंट करने के लिए, इसमें इस कन्वेंशन में किसी भी आर्टिकल्स में अगर हम देखें तो इसमें पनिशमेंट का कोई राइट नहीं दिया गया है। यह केवल स्टेट पर छोड़ दिया गया है, यानी जो इसके मेंबर हैं, जो इसके पक्षकार हैं, यानी जिन राज्यों ने इसका रेटिफिकेशन किया है, उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो अपने देश के कानून के अनुसार, अपने देश के विधि के अनुसार जो है ऐसे व्यक्तियों को जो है उसका ट्रायल करें और उसको पनिशमेंट दें। इसीलिए जेनोसाइड कन्वेंशन में ये प्रोविज़न बताया गया है कि जेनोसाइड कन्वेंशन के सभी पक्षकारों ने यह प्रतिज्ञा किया है कि वो इस कन्वेंशन को, यानी जेनोसाइड कन्वेंशन को अपने देश की विधि के अनुसार उस पर कानून बनाएंगे और इस कन्वेंशन को स्ट्रिक्टली उसको अपने देश में लागू करेंगे। दूसरी चीज कि जेनोसाइड, द एक्ट ऑफ जेनोसाइड का जो अपराधी है, यानी कोई व्यक्ति जब जेनोसाइड का अपराध करता है तो जिस देश का वह व्यक्ति होता है उस देश के सक्षम न्यायालय के द्वारा, यानी कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उसका ट्रायल होगा या
अगर वो देश में कॉम्पिटेंट कोर्ट नहीं है, सक्षम नहीं है ऐसे मामलों को देखने के लिए, तो इंटरनेशनल कोर्ट, जैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें ज़्यादातर जो है वो जेनोसाइड से ही रिलेटेड मामलों के लिए उसको बनाया गया है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में या किसी भी इंटरनेशनल कोर्ट में जो है ऐसे अपराधियों का ट्रायल होगा और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब अगर जेनोसाइड कन्वेंशन के प्रोविजन को लागू करने में कोई कंफ्यूजन है, कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो किसी भी पक्षकार के द्वारा किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन देने पर, प्रार्थना करने पर उसका निपटारा जो है इंटरनेशनल कोर्ट के थ्रू उसको किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जेनोसाइड, जो कि आपने आर्टिकल 4 में एक शब्द का यूज किया गया है, द जेनोसाइड कन्वेंशन 1948, आर्टिकल 4 में यह कहा गया है कि जेनोसाइड का एक्ट या आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग जो भी कार्य कोई भी कार्य करेगा, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, किसी भी पद का हो, उसे एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर 2 ही क्राइम ऐसे होते हैं जिनको पॉलिटिकल क्राइम की कैटेगरी में ऐसे क्राइम को नहीं माना जाता, यानी इसको पॉलिटिकल ऑफेंडर नहीं माना जाता। यानी ये 2 क्राइम ऐसे हैं, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति भी करे तो भी उसको इंटरनेशनल क्राइम क्रिमिनल माना जाएगा और उसको पनिश किया जाएगा। वो 2 क्राइम कौन से हैं? एक तो एक्ट ऑफ जेनोसाइड पहला, और दूसरा है हाईजैकिंग का क्राइम। यानी अगर जनवध का अपराध कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, ऐसे क्राइम को हम पॉलिटिकल ऑफेंडर नहीं माना जाता। देखिए, एक्स्ट्राडिक्शन को अगर हम देखें, प्रत्यर्पण को देखें, तो ये उसका एक्सेप्शन है, ये उसका अपवाद है। क्यों? क्योंकि प्रत्यर्पण में एक कंडीशन होता है कि कोई भी राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं होता, एक्स्ट्राडिक्शन नहीं किया जाता। अगर कोई देश का कोई भी पॉलिटिकल पर्सन है, वो क्राइम करके अगर दूसरे देश में भाग जाता है, तो ये रूल है, एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी में, एक्ट में ये प्रोविज़न है कि किसी भी पॉलिटिकल ऑफेंडर का जो है वो एक्स्ट्राडिक्शन किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कंडीशंस में नहीं किया जाता। लेकिन ये जेनोसाइड, एक्ट ऑफ जेनोसाइड जो है उसका एक्सेप्शन है, उसका अपवाद है, जो कि जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 आर्टिकल 4 में ये बताया गया है कि जेनोसाइड के अपराध को जो है पॉलिटिकल क्राइम नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश का किसी भी राजनीतिक पद पर क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, अगर वो जनवध का अपराध करता है और किसी देश में भाग जाएगा तो वह देश उसका प्रत्यर्पण करेगा और ऐसे व्यक्ति को उसको ट्रायल होगा और उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। यानी जनवध के अपराध को जो है राजनीतिक अपराध यानी कि पॉलिटिकल ऑफेंडर की कैटेगरी में इसको नहीं माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय क्राइम है। अगर कोई भी व्यक्ति वो देश का किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे वो देश का राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, अगर वो अपने देश में एक्ट ऑफ जेनोसाइड करता है और अगर दूसरे देश में भाग जाता है तो ये पॉलिटिकल ऑफेंडर की कैटेगरी में नहीं आएगा और इसको जो है इंटरनेशनल क्राइम माना जाएगा और उसको भी पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ये जो जेनोसाइड का जो टॉपिक है ये ज़्यादातर शॉर्ट में पूछा जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग में पूछेगा तो पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय जेनोसाइड एंड डिस्कस द मेन प्रोविजन ऑफ जेनोसाइड कन्वेंशन 1948। तो आपको शुरुआत इसी शब्दों से करना है कि जेनोसाइड ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक जेनस और दूसरा सीडी। जेनस का मतलब होता है कास्ट और सीडी का मतलब होता है काटना, मारना या उसको नष्ट कर देना। सबसे बड़ी बात यह है कि जेनोसाइड में केवल यही अपराध नहीं है कि किसी को जान से मार देना, जबकि अगर हम जेनोसाइड कन्वेंशन आर्टिकल 2 को अगर रीड करें तो 2 में यह कहा गया है कि किसी समूह के बच्चे को दूसरे समूह में हस्तांतरण करना, यानी
अगर किसी कैटेगरी का कोई बच्चा है, किसी समूह का बच्चा है, उस बच्चे को, उस समूह को, उस ग्रुप के बच्चे को किसी दूसरे ग्रुप में कन्वर्ट करना भी एक्ट ऑफ जेनोसाइड माना जाएगा। उसको नष्ट कर देना, उसका अंग भंग कर देना, काट देना, मार देना, नाश कर देना, चाहे वो जाति समूह का हो, चाहे कोई धार्मिक समूह हो, उसको जो है इंटरनेशनल लेवल पर उसको जेनोसाइड कहा जाता है। और उसको प्रिवेंट करने के लिए पहली बार महासभा के द्वारा 1948 में उसको प्रिवेंट करने के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया, जिसको कहा जाता है कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जेनोसाइड 1948, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर ये 12 जनवरी 1951 को ये इन्फोर्स हुआ और 2005 तक, 2005 तक इस कन्वेंशन के 195 कंट्रियों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया था। यानी कि 2005 तक जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 के 195 देश इसके पक्षकार हैं। तो फिलहाल ये इतना ही। थैंक यू।